हेलो माय आसम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। क्लास 10 मैथ्स के सीबीएसई ने जो एडिशनल सैम्पल पेपर अपलोड किया है अपनी वेबसाइट पर 2023 और 2024 के लिए, उसका अभी तक हम सेक्शन नंबर ए मीन्स अपने सारे एमसीक्यूज प्लस सेक्शन नंबर बी टिल क्वेश्चन नंबर 25 हम सारा अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस अच्छे से कर चुके हैं और इस वीडियो में हमारी बारी है अब सेक्शन नंबर सी के क्वेश्चंस को समझने की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने सबसे फर्स्ट क्वेश्चन सेक्शन नंबर सी का, वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। देखो अब इसमें उन्होंने क्या बोला है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3 नंबर्स ए बी एंड सी। ए बी और सी के 3 नंबर्स का उन्होंने हमें प्राइम फैक्टराइजेशन दिया। आपने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में प्राइम फैक्टर्स के हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखा है आपने 6 और 12 का। पहले हम क्या करते हैं, इसके प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं। ठीक है, सो यही जो प्राइम फैक्टर्स हम बनाते हैं वो प्राइम फैक्टर्स हमको अब इन्होंने गिवन है हमारे पास। ठीक है, सो नेक्स्ट उन्होंने हमें एक कंडीशन दी है कि जो हमने ये पावर्स की फॉर्म में लिखा है इनको पी आर क्यू, जो पी है वो छोटा है किससे, क्यू से, और क्यू किससे छोटा है, आर से। मतलब सबसे बड़ा नंबर जो है वो हमारा क्या है, आर है। ठीक है, ओके देन इसका हम करेंगे क्या, इसका हम यूज करते हैं एचसीएफ एलसीएम निकालने में। अगर आपको याद हो तो कि जब हम एचसीएफ एलसीएम निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, हम इसकी हाईएस्ट पावर देखते हैं। मतलब कैसे करते हैं, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, और यहाँ पे क्या है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। जब एलसीएम फाइंड आउट करते हैं तो हम क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर ढूंढते हैं। मीन्स 2 की पावर यहाँ 1 है और यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी है 2, और एचसीएफ में और यहाँ पर 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है हमारी 1 है, तो ये एलसीएम आ जाता है। ठीक है, और एचसीएफ के लिए हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर्स में से हम पावर ढूंढते हैं, छोटी पावर कौन सी है। छोटी पावर कौन सी है प्राइम फैक्टर्स की, 2 की पावर 1, और यहाँ छोटी पावर कौन सी है 3 की पावर 1 है। ठीक है, तो ये जो इन्होंने हमें ये बताया है, ये बेसिकली ये बताया है कि आर जो है वो सबसे बड़ा है। ठीक है, तो मतलब जब हम इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, सबसे बड़ी पावर लेनी है हमने, मतलब पी क्यू आर, इन तीनों में से सबसे बड़ी क्या है, आर है। सो दैट मीन्स यहाँ पे 2 की पावर कितनी आने वाली है हमारी, आर। अब 3 की पावर देखो, 3 में भी हमारी सबसे बड़ी पावर कौन सी है, आर है, तो 3 की भी सबसे बड़ी पावर हमने आर लिख दी। देन 5 की देखो ध्यान से, इसके पास और इसके पास दोनों के पास पी है, और पी से बड़ी क्या है, क्यू है, तो यानी कि 5 की पावर कितनी आ जाएगी हमारे पास, क्यू। तो इन तीनों नंबर्स का जो एलसीएम आएगा वो हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मुझे इन तीनों नंबर्स का एचसीएफ फाइंड आउट करना हो, तो एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, एचसीएफ के लिए हम क्या लेते हैं, छोटी पावर लेते हैं। तो पी क्यू आर, छोटी पावर कौन सी है यहाँ पे, पी है, तो एचसीएफ में एक नंबर तो मेरा आ गया 2 की पावर पी। दूसरा 3 की पावर कौन सी आएगी, पी क्यू और आर में से छोटी पावर, मतलब छोटी पावर क्या है हमारी 3 की पावर पी इंटू, अब पी की ये दोनों पी है और ये क्यू है, तो छोटी पावर कौन सी है, पी और क्यू में से पी है। सो दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया, 5 की पावर पी आ गया। ओके, सो अब देखो, अब यहाँ पर मैं क्या कह सकती हूँ, क्योंकि पावर सेम है तो इसलिए इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं सिंपली। मीन्स 2 3 6, 6 5 30 रेज टू दी पावर पी। ऐसे ही यहाँ पे इन दोनों के पास पावर सेम है आर, तो इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो। जिनके पास पावर सेम होती है उसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर पावर डिफरेंट है तो हमें उस वैल्यू को सेपरेट रखना पड़ेगा। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आई बात कि प्राइम फैक्टराइजेशन से हमने ये एलसीएम निकाल लिया और ये हमने इसका एचसीएफ फाइंड आउट कर लिया। ओके, स्टेटमेंट पढ़ो। आगे स्टेटमेंट में उन्होंने क्या बोला है, द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ए बी एंड सी विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर इज 30। लार्जेस्ट नंबर, जो लार्जेस्ट नंबर होता है वो हमारा बेसिकली क्या होता है, एचसीएफ होता है। लार्जेस्ट नंबर मीन्स वो सबसे बड़ा नंबर है जिससे अगर हम इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करें तो हमारे पास कोई भी रिमाइंडर ना बचे। रिमाइंडर कितना है हमारा, 0 है। तो बेसिकली जो आपको ये 30 वैल्यू दी हुई है, ये किसकी दी हुई है आपको, एचसीएफ की। और एचसीएफ आपने कितना निकाला है अपना, 30 रेज टू दी पावर पी। अब आप यहाँ पे देख रहे हो 30 की पावर कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे 1 होनी चाहिए तभी 30 आएगा। सो दैट मीन्स हमारे पास यहाँ से पी की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई।
बात समझ में आई? ठीक है, यहाँ पे 30 की पावर हमें नहीं पता थी, तो बेसिकली अगर पावर नहीं लिखी होती तो वो अंडरस्टूड होता है कि वो पावर कितनी है, यानी कि वो पावर है हमारी 1 है। अब दोनों का बेस सेम है, तो यानी कि इस p की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 1 आ गई। ओके, अब बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम हमने कितना फाइंड आउट किया है? 6 रेज टू द पावर r इंटू 5 रेज टू द पावर q। ओके, नेक्स्ट क्या दिया है उन्होंने हमें? द स्मॉलेस्ट नंबर। अब जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है, जो छोटा नंबर होता है, वो हमारा क्या होता है? उसका एलसीएम होता है, जिसमें हमें रिमाइंडर 0 मिले। ठीक है, अगर हम उसको इन तीनों नंबर से डिवाइड करें और रिमाइंडर हमें 0 मिले तो वो हमारा क्या होता है? एलसीएम होता है। बट इन्होंने क्या बोला है? दैट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 2 व्हेन डिवाइडेड बाय ए बी एंड सी इज 5402। तो उन्होंने कहा है कि 5402 से अगर हम अपने इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करें ना, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आएगा? 2 आएगा। लेकिन मुझे रिमाइंडर कितना चाहिए? 0 चाहिए। तो इसमें से मैंने 2 को क्या कर दिया? माइनस कर दिया। सो दैट मीन्स ये मेरा क्या हो गया? एलसीएम हो गया। ठीक है, अच्छा, अब अगर आप इसके 5400 के फैक्टर्स बनाओगे ना, प्राइम फैक्टर्स, तो आपके पास इसके प्राइम फैक्टर्स कुछ इस तरह से बनेंगे। 3 से डिवाइड करूंगी अगेन तो 300, अगेन 3 से डिवाइड करूंगी 100, देन सपोज 5 से डिवाइड किया 20, देन 5 4s था 20, देन 2 2s था 4, देन 2 1s था 2। ठीक है, तो 2 की पावर कितनी आ रही है? 1 2 और 3। तो 5402 को मैं लिख सकती हूँ, 2 की पावर कितनी है मेरी? 3 है। इसी तरह से 3 की पावर भी कितनी है मेरे पास? 3 है। और 5 की पावर कितनी आ रही है मेरे पास? 2 आ रही है। ठीक है, ओके जी। सो सेम वही कॉन्सेप्ट जो अभी हमने पीछे किया कि जब हमारे पास पावर सेम होती है तो हम नंबर्स को क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई। सो 2 3 का कितना आएगा? 6 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। देख लो अब कंपेयर करके, 6 की पावर यहाँ r है, यहाँ r 6 की पावर कितनी है? 3, तो यानी कि r की वैल्यू कितनी आ गई? 3। यहाँ 5 की पावर q है और यहाँ 5 की पावर 2 है, तो q की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? r 2 आ गई। ठीक है, आगे बात समझ में? ओके, सो p आ गया, q आ गया, r आ गया। हमें क्या फाइंड आउट करना था? हमें फाइंड आउट करनी है a b और c की। तो ये a b और c आपको गिवन था, r p और q तीनों की वैल्यूज आ चुकी है। वैल्यूज पुट कर दो, आंसर आ जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2। सिंप्लीफाई कर दो, 2 की पावर 3 कितना होता है? 8, 8 3 सा 24, 24 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 600। ठीक है, ऐसे ही आप b और c में भी इसकी वैल्यूज p के और r की वैल्यूज पुट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको HCF LCM जो है वो पावर्स के फॉर्म में फाइंड आउट करना आना चाहिए। CBSE के सैम्पल पेपर में लास्ट ईयर भी ऐसा क्वेश्चन था, अभी भी ऐसा क्वेश्चन है, बोर्ड के एग्जाम में भी लास्ट ईयर ऐसा क्वेश्चन आया था कि आपको HCF और LCM जो है वो पावर्स से फाइंड आउट करना आना चाहिए कि पावर्स से कैसे निकालते हैं। ठीक है, जो आपने छोटी क्लासेस में सीखा हुआ है उस मेथड से नहीं, अब आपको नए मेथड से आना चाहिए कि पावर्स से हम कैसे, प्राइम फैक्टराइजेशन की पावर से कैसे HCF और LCM फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। चैप्टर नंबर 2 का पॉलिनोमियल्स का चैप्टर जो है हमारे पास, उस पर बेस्ड आपके पास ये क्वेश्चन है 27। क्या बोला है उन्होंने? रिद्धि थ्रोज अ स्टोन इन द एयर। रिद्धि ने यहाँ से एक स्टोन जो है वो थ्रो किया, यहाँ पर रिद्धि है, ठीक है, उसने एक स्टोन थ्रो किया एयर में, सच दैट इट फॉलोज अ पैराबोलिक पाथ। एक पैराबोलिक पाथ उसने फॉलो किया। ठीक है, ये पैराबोला बन रहा है, राइट। बिफोर इट लैंड्स ऑन पॉइंट P ऑन द ग्राउंड। इससे पहले कि वो पॉइंट P ग्राउंड पे P पॉइंट को टच करे, इससे पहले वो एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है। ठीक है, द ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉलिनोमियल। ग्राफ जो है वो एक पॉलिनोमियल है हुज सम ऑफ इट्स जीरोस इज 1 एंड सम ऑफ हुज स्क्वायर्स ऑफ इट्स जीरोस इज 25। इसकी स्क्वायर, इसकी जो जीरोस हैं उसका स्क्वायर्स का जो सम है वो हमारे पास कितना है? 25। तो समझते हैं पहले इस चीज़ को। सपोज करो कि हमारे पास जो जीरोस हैं वो क्या है? लेट द जीरोस बी अल्फा एंड बीटा। जीरोस हमारे पास 2 हैं, अल्फा और बीटा। इनका जीरोस का जो सम है मीन्स अल्फा प्लस बीटा, ये हमें कितना दिया हुआ है? 1। ये तो आसान है, ये तो आपको सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देन आगे क्या बोला उन्होंने? सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 25।
मतलब स्क्वायर्स का जो सम है वो कितना है हमारा 25। स्क्वायर्स का सम, इनकी जीरोस का पहले मैंने स्क्वायर किया, देन उसका क्या किया, सम किया, तो वो किसके इक्वल है हमारे पास 25 के। अब आपको पता है कि हमारे पास फॉर्मूला होता है a प्लस बी होल स्क्वायर, किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है फॉर्मूला। तो a और b की जगह यहाँ पर क्या है, अल्फा बीटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके जी, सो अल्फा प्लस बीटा कितना गिवन है आपको 1, तो 1 की पावर 2। ऐसे ही अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना दिया हुआ है आपको 25 प्लस 2 अल्फा बीटा। ओके, इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। सो यानी कि 25 में से 1 माइनस किया तो -24 इज इक्वल टू 2 अल्फा बीटा। देन आपको पता है कि ये 2 हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, नीचे जाकर के क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू अल्फा बीटा। मतलब मेरे पास जो जीरोस का जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, -12 आ गई। ठीक है, आई बात समझ में। जीरोस का सम तो था, अब जीरोस का क्या निकल गया हमारे पास, प्रोडक्ट निकल गया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब हमें पता है कि सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b/a होता है। ठीक है, सो यहाँ से हमारे पास सम ऑफ जीरोस कितना है हमारा 1 है। सो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से -b इज इक्वल टू a आ जाएगा। सो दैट मीन्स b इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, -a। इसी तरह से प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है c/a। अच्छा, ये कितना है हमारा -12 है। ठीक है, c/a, तो c कितना है हमारे पास, c हमें नहीं पता, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, c इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, -12a। a b और c में इस तरह से रिलेशन आ गया। ठीक है जी, हमें क्या बताना है, हमें बताना है उसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। कोऑर्डिनेट्स के लिए पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, उसका पॉलिनोमियल। सो स्टैंडर्ड फॉर्म पॉलिनोमियल की क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होती है। सो a की जगह तो मैंने a को लिखा, ax स्क्वायर प्लस b की वैल्यू कितनी निकली है हमारी, -a इंटू एक्स प्लस c की वैल्यू कितनी निकली है हमारी, -2। इसको थोड़ा सा खोलते हैं, ax स्क्वायर नाउ लेट अस अज्यूम कि हमारी जो a की वैल्यू है वो कितनी है, 1 है। द सिंपलेस्ट वैल्यू जो हम अज्यूम कर सकते हैं वो क्या है, करो आपका आंसर सेम आएगा, लेकिन आपके क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। इसीलिए जब इस कुछ हो तो एज्यूम करना हो तो आप 1 एज्यूम कीजिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन जो है वो सिंप्लीफाई करना आसान हो जाएगा। तो a की वैल्यू अगर मैंने यहाँ से 1 एज्यूम कर ली, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 बच जाएगा, a की जगह पे 1 लिखा तो। अच्छा, अब अगर आप करोगे, इसके रूट्स फाइंड आउट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस फैक्टर्स क्या बनेंगे, -4x। होप सो कि ये चीज आपको सॉल्व करनी आती है। सो आपके पास क्या बचेगा, x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस, ठीक है, x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अगर हम x माइनस 4 को 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 4, और x प्लस 3 इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, -3। तो x के हमारे पास ये दो वैल्यूज कितना आ गया, -3। तो कि हमारा कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि जीरोस का मतलब ही क्या होता है ना, ठीक है, और जीरोस का मतलब ही क्या होता है, जहां पर x का वो पॉइंट, x की वो और जो ये क्यू है, क्यू के कोऑर्डिनेट्स कितने आ जाएंगे, -3,0। अब आप सोचोगे मैंने ये कैसे डिसाइड किया कि p का 4 होगा और क्यू का -3 होगा, उल्टा भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता है। डायग्राम देखो, p जो है वो कहाँ है, x एक्सिस की,
तो मतलब x की जो भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी वो किसकी होगी, p की होगी, और जो नेगेटिव वैल्यू होगी वो किसकी होगी, q की, क्योंकि q मेरा नेगेटिव x एक्सिस पर पड़ा। ठीक है जी, आई बात समझ में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 पर। 8 क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है, गिवन बिलो इज अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये लीनियर इक्वेशंस के पेयर्स गिवन है, फाइंड एटलीस्ट वन पेयर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ m और n। हमें m और n की बतानी है सो दैट कि हमारी जो लीनियर इक्वेशंस है उनके पास सोल्यूशन। ऐसा सेम क्वेश्चन आपके पास आपकी एक्सरसाइज में भी है, आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज का चेक कीजिएगा कि वहाँ पर भी आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी है सो दैट कि लीनियर इक्वेशंस के लीनियर यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो यूनिक सॉल्यूशन के लिए आपके पास कंडीशन क्या होती है, यूनिक सॉल्यूशन मतलब आपका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होना चाहिए। कंडीशन होती है दैट a1 by a2 शुड नॉट बी, ये चैप्टर नंबर 3 का आपका क्वेश्चन है। ठीक है जी, सो a1 a2 आपको पता है a1 कितना है और a2 कितना है हमारा, b और m की। b1 और b2, b1 कितना है, वैसे तो हमारा b1 कितना है -m है और b2 कितना है n, बट माइनस से माइनस कट जाएगा। सो दैट मीन्स कहने का मतलब क्या हुआ कि m और n की कुछ ऐसी वैल्यूज होनी चाहिए जिससे कि ये रेशियो मेरी इक्वल ना हो। कुछ भी ऐड कर लो आप इस वैल्यू को, सो दैट मीन्स यहाँ पे आप अगर कुछ भी वैल्यू करोगे, सपोज आपने यहाँ पर 3 ऐड कर लिया, यहाँ पर 7, देखो ये रेशियो कितनी आ रही है 1/2 आ रही है। बस इन दोनों की जो रेशियो है ना वो आपकी 1/2 नहीं आनी चाहिए, उसके अलावा आप कुछ भी ऐड करो आपका क्वेश्चन करेक्ट होगा। ठीक है, तो m की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 3 और n की वैल्यू कितनी हो गई हमारी। सेकेंड पार्ट देखते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस में हमारे पास क्या कंडीशन होती है कि दोनों की जो रेशियो है वो हमारी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। सो दैट मीन्स देखो अब हमारे पास क्या है 2/4, a1 by a2 कितना है हमारा 2/4 है। ठीक है, ये किसके इक्वल होना चाहिए, m1 by n के इक्वल, क्योंकि b1 की वैल्यू m है और b2 की वैल्यू n। और ये किसके इक्वल होना चाहिए, c1 by c2। c1 कितना है हमारा 9 है और c2 कितना है हमारा, c2 भी हमारा 9 है। तो देखो ये रेशियो तो हमारी 1 आ रही है और ये रेशियो हमारी 1/2 आ रही है। ठीक है, तो ये रेशियोज इक्वल नहीं आ रही हमारी, सो दैट मीन्स इस क्वेश्चन में हमारे पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस नहीं हो सकते, बिकॉज m और n की कोई भी हम ऐसी वैल्यू लें, ये तीनों रेशियोज इक्वल होनी चाहिए, है ना। या तो हम ऐसी रेशियो चूज कर सकते हैं 1/2 के इक्वल हो, या फिर हम ऐसी रेशियो चूज कर सकते हैं जो 1 के इक्वल हो, दोनों को तो एक साथ नहीं कर सकते। सो यानी कि यहाँ पे m और n की कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, m और n की वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, एग्जिस्ट नहीं करती। अच्छा, आगे बात करते हैं नो सॉल्यूशन की। तो नो सॉल्यूशन में हमारे पास कंडीशन क्या होती है कि a1 by a2 जो है वो तो b1 by b2 के इक्वल होना चाहिए, बट c1 by c2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो देखो वही वैल्यूज पुट करनी है, बहुत आसान क्वेश्चन है। a1 by a2 2 है, b1 by b2 कितना है हमारा m by n है, और ये c1 by c2 मीन्स 1 by n के इक्वल नहीं होना चाहिए। कैंसिल आउट करेंगे, 2 1s 2 2 2s 4, तो मतलब m by n की आपको कुछ ऐसी वैल्यू चूज करनी है कि आपकी रेशियो जो है मतलब 3 और 6 लेट कर ली, तो यानी कि m की वैल्यू आपकी कितनी हो गई 6। रेशियो आपको सेम लेकर आनी है, आप कैसे भी इस चीज़ को किसी भी तरह से वैल्यू को एज्यूम कर सकते हो। यहाँ पे आप 4/4 भी ले सकते हो, 2/4 भी ले सकते हो, 8/16 भी ले सकते हो, बट आपकी जो रेशियो है वो कितनी आनी चाहिए, यहाँ से 1/2 आनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते 28 के और पार्ट पर। क्वेश्चन नंबर 28 में देखो उन्होंने क्या बोला है, 6,0 एंड 0,2 आर 2 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइन्स। अब देखो ध्यान से समझना इस चीज़ को, उन्होंने कहा है 2 लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही हैं 2 पॉइंट्स पर। क्या कभी ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। लाइन्स या तो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी या फिर आपस में
इनफाइनाइट नंबर पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट होंगी अगर वो क्या होंगी, कोइंसिडेंट होंगी। तो अगर उन्होंने यहाँ पर हमें 2 पॉइंट्स दिए हैं तो यानी कि लाइंस इंटरसेक्टिंग तो हो नहीं सकती, क्योंकि इंटरसेक्टिंग होती तो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती, नहीं लाइंस आपस में पैरेलल हो सकती हैं, बिकॉज अगर पैरेलल होती तो किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट ना करती। सिर्फ एक कंडीशन रखती है कि लाइंस जो है वो कोइंसिडेंट होगी। ठीक है जी, अगर कोइंसिडेंट है तो फर्स्ट पार्ट पढ़ो, क्या पूछा उन्होंने, हाउ मेनी पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, कितने इंटरसेक्शन कितने हैं, कोइंसिडेंट में कितने पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। 10 आगे उन्होंने बोला है फाइंड द इक्वेशन वन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अच्छा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 होती है। ठीक है, अपना ऐसे वहां भी सेम चीज है कि अगर ये लाइन की इक्वेशन x, 0 से मींस x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर पुट करें x की जगह पे 6 पुट करेंगे तो 6 को y ऐसे दूसरे दूसरा पॉइंट क्या है, 0 को मतलब ठीक है, बी की वैल्यू आ गई है, राइट। फिर से एक और बार स्टैंडर्ड फॉर्म लगाएंगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू कितनी है हमारी, a की जगह क्या लिखूं, -c/6 इंटू x प्लस b की जगह क्या लिख सकते हैं, -c/2 इंटू वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, आगे बात समझ में। सो हमने क्या किया, 2 बार स्टैंडर्ड फॉर्म निकाल के जिन जिन पॉइंट से वो पास कर दी की वैल्यूज पुट करके a और b की वैल्यू हमने निकाल ली, राइट। ओके, अब लेट पे लेते हैं वही चीज, लेट c इज इक्वल टू 1। सपोज c की वैल्यू 1 है, ये 1 हो जाएगा, इसकी जगह 1 लिख सकते हैं, इसकी जगह भी 1 और इसकी जगह भी 1। मतलब लाइन की इक्वेशन तो ये हो जाएगी अब आगे आप इसका एलसीएम सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम सॉल्व करोगे तो ये -x प्लस 6 नाउ ये दोनों मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ तो आंसर आ जाएगा 0। तो मेरी इक्वेशन क्या बच गई, -x - 3y प्लस 6 0। ठीक है, वैसे तो आंसर बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन थोड़ी सी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, लिखने का तरीका होता है कि हम क्या लिखते हैं, कोशिश करते हैं कि अगर हम किसी लीनियर इक्वेशन को x की वैल्यू पॉजिटिव लिख सकें, तो अगर x की वैल्यू पॉजिटिव नहीं है तो यहाँ से माइनस साइन करना अंदर बच जाएगा x प्लस 3 ये माइनस हमारा उधर जा करके 0 हो जाएगा। सो x प्लस 3 ये हो गई मेरी लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन। आगे बात समझ में, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। सो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 29 में अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी। इसमें उन्होंने क्या बोला है, इन द फिगर बिलो पी क्यू इज द डायामीटर ऑफ द सर्कल विद द सेंटर ओ। पी क्यू क्या है, डायामीटर, और सर्कल का सेंटर है ओ। देन आर इज अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। ओ जो पॉइंट है वो सर्कल की कहाँ पर है, बाउंड्री पर, एट विच टेंजेंट इज ड्रॉन, जिसके ऊपर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ की है। ठीक है, अ लाइन सेगमेंट इज ड्रॉन पैरेलल टू पी थ्रू ओ। ओ से हमने पी आर के पैरेलल हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की है सच दैट इट इंटरसेक्ट्स द टेंजेंट एट एस। जो हमारी टेंजेंट है उसको ये कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, जो ये हमारी टेंजेंट है इस टेंजेंट को ये इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट एस। हमें शो करना है, शो दैट टेंजेंट टू द
सर्कल। ठीक है, एस क्या जो है वो सर्कल की क्या है, टेंजेंट शो करनी है हमने। तो सबसे पहले देखो सॉल्यूशन में हमारे पास क्या है कि देखो ये हमारे पास OP और OR क्या है, सर्कल है, मींस OP इज इक्वल टू OR है। अगर OP OR के इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स होंगे, मींस OP के अपोजिट हमारे पास ये एंगल है, सपोज ये एंगल 1 है, और OR के अपोजिट हमारा ये एंगल है एंगल 2। सो दैट मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा। रीजंस लिख सकते हो आप, दैट एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, एंगल्स जो अपोजिट साइड्स के इक्वल होते हैं वो कैसे होते हैं, हमारे इक्वल होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, यहाँ से आप देख रहे हो फिगर में से एंगल 2 और एंगल 3 भी आपको इक्वल नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये दोनों एंगल्स भी हमारे इक्वल हैं। सो अब 2 जो है वो 3 के भी इक्वल है, 2 1 के भी इक्वल है। सो दैट मीन्स ये 1 और 2 जो 1 और 3 जो है वो आपस में क्या रहे होंगे, एंगल्स इक्वल रहे होंगे। ठीक है, 1 और 3 आपस में इक्वल रहे होंगे। अब लगाओ यहाँ पे एक्सटीरियर प्रॉपर्टी, एंगल्स की एक्सटीरियर प्रॉपर्टी। एंगल्स की एक्सटीरियर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ट्राइंगल के, ये वाला ट्राइंगल लिया मैंने ORP, इस ट्राइंगल के 2 एंगल, एंगल 1 प्लस एंगल 2, इन दोनों एंगल्स का सम किसके इक्वल होगा, ट्राइंगल के बाहर वाले एंगल के। और बाहर वाला एंगल क्या है हमारा, एंगल 3 प्लस एंगल 4 है। सो आपको पता है कि यहाँ से हमारा 1 और 3 दोनों इक्वल है, तो एंगल 2 किसके इक्वल आ गया, एंगल 4 के। एंगल 2 एंगल 4 के भी इक्वल है, एंगल 2 एंगल 3 के भी इक्वल है। सो इस और इस से हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। जो ये वाला छोटा एंगल है एंगल 3, ये किसके इक्वल आ गया, एंगल 4 के। अब हम ले लो अपने ये वाले 2 ये जो 2 क्या क्या नाम है इसका, ORS और OQS, ORS एंड OQS ट्रायंगल ले लिया हमने। ठीक है, इसके अंदर जो OS साइड है वो हमारी सेम है, OS इज इक्वल टू OS है। ये वाले दोनों एंगल्स एंगल 4, और OR और OQ ये हमारी क्या है, रेडियस है। सो OR इज इक्वल टू OQ। सो दैट मीन्स हमारे जो दोनों ट्रायंगल्स हैं वो ट्रायंगल्स कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो जो ये SR साइड है, ये SR साइड किसके इक्वल हो जाएगी, क्योंकि तो पॉइंट S है ना, इस एक्सटर्नल पॉइंट से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों इक्वल है। सो दैट मीन्स वो कंडीशन कब होती है, जब वो हमारी क्या होती है, दोनों टेंजेंट्स होती हैं। सो दैट मीन्स SQ हमारी क्या हो गई, सर्कल पर एक टेंजेंट। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं इसके और पार्ट पर। नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में उन्होंने हमें क्या बोला है, शोन बिलो इज अ सर्कल विद द सेंटर O। एक सेंटर O पे सर्कल है, टेंजेंट्स आर ड्रॉन एट द पॉइंट A एंड C। A और C पॉइंट पर हमने टेंजेंट्स ड्रॉ की है। ठीक है, सच दैट दे इंटरसेक्ट एट पॉइंट B, ये पॉइंट B पर इंटरसेक्ट कर रही है। हमें बोला है उन्होंने इफ OA इज परपेंडिकुलर टू OC, ये OA इस पर परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है, और ये भी हमें 90 डिग्री का एंगल दिया हुआ है। सो ये अगर ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो ये भी रेडियस टेंजेंट पर कितना बनाती है, ये 90 ये 90 तो बचा हुआ भी कितना हो जाएगा हमारा 90। मीन्स एंगल्स जो है वो कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं। हमें प्रूव करना है कि ये फिगर कैसी है। तो स्क्वायर प्रूव करने के लिए 2 कंडीशंस होनी चाहिए, एक तो उसके तो हमने प्रूव कर दिया, प्लस उसके चारों साइड्स हमारी इक्वल भी होनी चाहिए, तब हम क्या कह देंगे कि वो फिगर कैसी है, हमारी स्क्वायर है। ओके, अब ध्यान से देखो, इसके लिए हम क्या करेंगे, B पॉइंट से हमने 2 टेंजेंट्स ड्रॉ की हैं, एक BA और एक B। अभी जो कॉन्सेप्ट किया हमने कि एक्सटर्नल पॉइंट से हम टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। BA किसके इक्वल है, BC के। प्लस आप देख रहे हो कि OA और OC दोनों क्या है, इसके सर्कल की रेडियस है, तो OA और OC हमारी क्या है, रेडियस है। ठीक है, इसलिए ये इक्वल है। यहाँ पर आप रीजन लिख सकते हो दैट टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ठीक है, एक एक्सटर्नल पॉइंट से जो हम टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं वो कैसी होती है, हमारी इक्वल होती है। अच्छा, अभी तो हमारा क्या प्रूव हुआ है, ये और ये दोनों साइड इक्वल है और ये और
ये साइड है। ठीक है जी। अच्छा, तो अब हम क्या कह सकते हैं कि ये फिगर हमारी कैसे है, यानी कि ओ ए बी सी कैसी है, यानी कि हमारी इज अ पैरेललोग्राम कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एंगल सारे 90 के हैं और ये साइड्स हमारी इसकी इक्वल है प्लस साथ में पैरेलल भी। ठीक है, सो अब अगर पैरेललोग्राम है, सो पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या होती है, तो उसके अपोजिट साइड किसके इक्वल होगा, ए सी के, ए बी किसके इक्वल होगा, ओ सी के, और ओ किसके इक्वल होगा, बी सी के, क्योंकि ये पैरेलल है। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि हमारे पास पहली साइड उठाते हैं ए बी, ए बी किसके इक्वल है, एक तो ओ सी के इक्वल, दूसरा ए बी हमने किसके इक्वल प्रूव की है, बी सी के इक्वल, और बी सी किसके इक्वल है, ओ ए के इक्वल, ओ ए किसके इक्वल है, ओ सी के इक्वल। मतलब घूम फिर के क्या हो रहा है कि चारों साइड्स हमारी आपस में इक्वल प्रूव हो जा रही हैं। सो दैट मीन्स क्योंकि चारों साइड्स भी इक्वल हो गई, चारों एंगल्स 90 डिग्री के हो गए, सो दैट मीन्स हमारा जो ए बी सी डी है वो कैसा है, एक ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। आई बात समझ में? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। ऑन बिलो इज अ सेमी सर्कल ऑफ द रेडियस 1 यूनिट। क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है, एक सेमी सर्कल है जिसकी रेडियस 1। मेक नेसेसरी कंस्ट्रक्शन एंड शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस। एक कंस्ट्रक्शन करके कुछ आपको ये बताना है कि tan का जो हाफ एंगल है वो किसके इक्वल है, sin थीटा बाय 1 प्लस cos थीटा के इक्वल। ठीक है जी, हमने कंस्ट्रक्शन की। अब यहाँ पर आपने एक थ्योरम पढ़ी हुई है क्लास 9th में कि सेंटर पर जो हमारे एंगल बनता है, जो सेंटर पर एंगल बनता है हमारा, वो एंगल किसका डबल होता है, किसी एक्सटर्नल पॉइंट पे। मतलब कि देखो, जैसे ये हमारा एक सर्कल है, सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बनेगा, जो ये हमारी ये सर्कल के सेंटर पर एंगल बनाएगी, ये सर्कल के अगर किसी और पॉइंट पर एंगल बना रही है, ये 90 है तो ये इसका हाफ होगा, ये कितने डिग्री का होगा हमारा, 45 डिग्री का। मतलब अगर ये एंगल थीटा गिवन है तो ये एंगल कितना होगा मेरा, थीटा बाय 2, और एंगल सम प्रॉपर्टी से ये वाला एंगल भी कितना आ जाएगा मेरा, थीटा बाय 2 आ जाएगा। ठीक है जी, ओके। अब मैंने क्या किया, अब मैंने ट्राइंगल्स लिया। सबसे पहले ट्राइंगल लिया मैंने पी आर क्यू, जो ये वाला ट्राइंगल है। अभी मैं इधर वाला ट्राइंगल लेकर के चल रही हूँ, मीन्स पी आर। ठीक है, ये ओ है ना नाम इसका, क्यों में तो हम पूरा आ जाएगा, में ये छोटे वाला ट्राइंगल ले रही हूँ, पी आर। ट्राइंगल में जो साइन थीटा है, तो ये मेरी साइड क्या है, बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो साइन थीटा कितना होता है, कितना होता है, सो बेस समझ में? ओके, अब आते हैं अपने दूसरे वाले ट्रायंगल। ले रहे हैं हम अपना पूरा बड़े वाला ट्रायंगल, मतलब आर पी और क्यू, ये पूरा बड़े वाला ट्रायंगल, पूरा ट्रायंगल। ठीक है जी, तो ये तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज मेरी ये बन जाएगी और बेस पे बन जाएगा ये पूरा, मतलब 1 प्लस पी। ओके, अब इसके अंदर हम ये tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस लेंगे। परपेंडिकुलर कितना है मेरा, परपेंडिकुलर है मेरा P डिवाइड बाय बेस, बेस कितना है मेरा, ये पूरा, मतलब दिस इज इक्वल टू P डिवाइड बाय पी क्यू। पी क्यू कितना है, 1 प्लस पी, जो ये है ये मेरा क्या है, बेस है। ओके, सो अगर अब आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ से हमारे पास जो पी आर है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओ आर साइन थीटा इज इक्वल टू पी आर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास जो ओपी है, जो ये ओपी है, इस ओपी की वैल्यू क्या आएगी, ये दोनों वैल्यूज आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ओ आर कॉस थीटा किसके इक्वल आ गया हमारे पास, ओ
पी के, इन दोनों की वैल्यूज पुट कर दो। पी आर की जगह क्या लिख सकते हैं हम, ओ आर साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस पी ओ की जगह क्या लिख सकते हैं हम, ओ आर कॉस थीटा। ठीक है, बाद आप देखो ध्यान से, जैसे ओ क्यू सर्कल की होगी, तो यानी कि ओ आर की जगह जब 1 पुट करेंगे, 1 को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा, यहाँ भी इसकी जगह जब 1 पुट करेंगे तो 1, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था। पहले हमने अपने छोटे वाला ट्राइंगल लिया, यहाँ से साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज निकाली, देन हमने अपने न्यूमिनेटर की वैल्यू निकाली, मींस पी आर इज इक्वल टू ओ आर साइन थीटा, और यहाँ भी सेम काम किया, ओ पी इज इक्वल टू ओ आर कॉस थीटा। देन पूरा ट्राइंगल लिया, tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, और परपेंडिकुलर बाय बेस का फॉर्मूला लगा के हमने ओपी और पी आर की वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर सी के लास्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 31 पर। इस वीडियो का और इस सेक्शन नंबर सी का उन्होंने हमें क्या बोला है कि नैना इज प्लेइंग अ गेम एंड हैज 2 आइडेंटिकल डाइस 6 फेस्ड। एक 2 आइडेंटिकल डाइस है जिसपे 6 फेस्ड है, मतलब जो नॉर्मल हमारा डाइस होता है 1 2 3 4 5 6 पहले डाइस पर है, और 1 2 3 4 5 6 हमारा दूसरे डाइस पर है। तो पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे आपको निकालनी आती हैं, 1,1 देन 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6, मतलब पहले डाइस पर 1 हो सकता है और हो सकता है दूसरे डाइस पर 1 आए, 2 आए, 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। इसी तरह से हमने ये पूरे केसेस बना लिए। ठीक है, देन द फेसेस ऑफ द डाइस हैज 3 इवन नंबर्स एंड 3 ऑड नंबर्स। नॉर्मल है कि 3 इवन नंबर्स हैं, 2 4 और 6 हमारे इवन नंबर्स हैं, और 1 3 और 5 2 हमारे odd numbers, right? She wins the prize if the sum of the numbers appearing on the dice is odd. अगर जो numbers आ रहे हैं उनका dice का जो sum है वो कितना है, odd है, तब वो प्राइज विन करेगी। जैसे कि देखो 1 + 1 कितना है, तो प्राइस किस किस केस में मिलेगा उसको, 1,2 सम, देन 1,5 2, देन 1,6 3 4 5। सम चेक करना है आपने, जिस केस में उस केस में राइट। तो देख लो जिस पर भी मैं टिक मार्क कर रही हूँ उन सब में हमारा जो सम है वो कितना है, ओड है। 4 + 3 7, 3 + 4 7, 4 + 5 9, 3 + 2 5। तो ये केसेस काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना हो गया, 18। तो फेवरेबल केसेस हैं, अनफेवरेबल केसेस कितने हैं, 36। तो आंसर आ गया हमारा 1/2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 में उसके 50% चांस है उसको प्राइज मिलेगा, 50% चांस है उसको प्राइज नहीं मिलेगा। सेकेंड, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग ऑन द डाइस इज 1/2। अब जो प्रोडक्ट है वो अगर ओड होगा तो उसको प्राइज मिलेगा। तो प्रोडक्ट देख लो, 1 × 1 कितना होता है, 1। सो दैट मीन्स एक केस हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब 1 × 2 कितना होता है, 2, वो तो इवन नंबर होता है। सो दैट मीन्स अब जिस पे मैं ग्रीन कलर से टिक कर रही हूँ 1 × 3 1 × 5, राइट। अब देखो इस वाली लाइन में इन नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करोगे किसी को भी तो आंसर क्या आएगा, एक इवन नंबर आएगा, वो हमें नहीं चाहिए क्योंकि 2 1s 2, 2 2s 4, 2 3s 6, 2 4s 8, ये सारे कैसे आएगा, इससे इसमें वो प्राइस विन नहीं करेगी। तो और कौन कौन से केसेस हैं जिनमें वो प्राइस विन करेगी, 3 वाली लाइन में, 4 वाली लाइन में भी कोई भी नंबर ऐसा नहीं होगा, 6 में भी नहीं होगा, क्योंकि इनके सारे नंबर्स का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा हमारा इवन नंबर होगा। तो 1 2 और 3। तो टोटल केसेस कितने हो गए हमारे, फेवरेबल केसेस हमारे हो गए 9 और टोटल केसेस हैं हमारे 36। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास 1/4। 1/4 मीन्स 0.25 और 1/2 मीन्स 0.5। तो क्या पूछा है उन्होंने, विच ऑप्शन शी शुड चूज सो दैट हर विनिंग चांसेस ऑफ द प्राइज इज हाई। चांसेस जो है वो प्राइज विन करने के हाई हों तो वो किस में आ रहे हैं, हमारे ऑप्शन नंबर 1। तो उसको कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन चूज करना चाहिए। ठीक है जी, डन, आई बात समझ में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना सेक्शन नंबर डी और सेक्शन नंबर ई। सो इफ यू फाइंड माई दिस वीडियो यूजफुल फॉर यू देन प्लीज डू लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर न्यू टू द चैनल। थैंक यू।